नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम गोता लगा रहे हैं स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दुनिया में। ये शब्द काफी सुने होंगे, है ना, एल्गोरिदम्स के साथ, कोड परफॉर्मेंस के साथ। हाँ बिल्कुल, और खासकर वो बिगो नोटेशन के साथ। हाँ, वही। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इन्हीं आइडियाज को समझने में मदद करेंगे। तो आज का मिशन क्या है? मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये स्पेस यानी मेमोरी और टाइम यानी समय कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, हाँ बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम्स मतलब किसी काम को करने के तरीकों की कुशलता को असल में मापते कैसे हैं। सही। और ये इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर जब हम अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल। तो इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा जाना पहचाना सा पर नए नज़रिए से। मान लीजिए आपका लकी पेन खो गया। अच्छा। शायद किसी दोस्त को दिया था और परीक्षाएं बस आने ही वाली हैं, पेन तो वापस चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। तो आप उसे ढूंढेंगे कैसे? ये जो खोज है ना, यही हमें कॉम्प्लेक्सिटी की गहराइयों में ले जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पेस की। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जगह की जरूरत। तो पेन ढूंढते समय आपको एक ही वक्त में कितने दोस्तों की जानकारी याद रखनी पड़ सकती है? या कितने ठिकानों की लिस्ट बनानी पड़ सकती है। ये उस वर्किंग मेमोरी या स्पेस के बारे में है जो आपको खोज के दौरान चाहिए। बिल्कुल। कंप्यूटर विज्ञान में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सीधा सा मतलब है कि किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी। अच्छा। और ये इनपुट साइज पर निर्भर करता है। देखिए, ये सिर्फ फाइनल आउटपुट का साइज नहीं है, बल्कि ऑपरेशन के दौरान जो मेमोरी इस्तेमाल होती है ना, वो भी है। जैसे वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स या वो फंक्शन कॉल स्टैक, ओहो, हाँ। वो सब। सोर्सेज भी यही कहते हैं कि ये चीज अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर जो नए डेवलपर्स होते हैं। पर ये बहुत जरूरी हो सकती है। जरूरी कैसे? मतलब कोई ऐसा उदाहरण जहां स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एकदम से बहुत मायने रखने लगे। जरूर जरूर। सोचिए, आप किसी एम्बेडेड सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्मार्ट वॉच हाँ। या कोई आईओटी डिवाइस। वहां मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है ना। हाँ, बहुत कम। या फिर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल हुई तो ऐप धीमा हो सकता है, क्रैश भी कर सकता है। अच्छा। एक और बढ़िया उदाहरण है रिकर्शन। जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, हाँ, रिकर्जन। तो हर कॉल मेमोरी स्टैक पर जगह लेता है। अगर रिकर्शन बहुत गहरा चला गया, तो स्टैक ओवरफ्लो। बिल्कुल, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये सीधा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का नतीजा है। मान लीजिए कोई रिकर्सिव फंक्शन है जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ठीक है। वो हजारों आइटम्स के लिए शायद ठीक चले, पर लाखों के लिए शायद नहीं। मेमोरी खत्म हो जाएगी। समझ गई। तो स्पेस सिर्फ हार्ड डिस्क वाली जगह नहीं, बल्कि रन टाइम मेमोरी है, और वो लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। हमारे पेन वाले उदाहरण में ये क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है पेन को खोजने में लगने वाले कदम, कितने ऑपरेशंस लगे। अच्छा, कदम। हाँ, आपको कितने दोस्तों से पूछना पड़ेगा, कितनी बार कहीं देखना पड़ेगा। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये मापता है कि इनपुट साइज बढ़ने पर एल्गोरिदम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। या ज्यादा सही कहूं तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे। और जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, ये घड़ी वाला टाइम नहीं है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। ये प्रोसेसर स्पीड या बाकी बाहरी चीजों से प्रभावित होने वाला टाइम नहीं है। ये एल्गोरिदम के अपने स्वभाव का माप है। और ये समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, मतलब हालात पे निर्भर करता है। एकदम सही कहा। इसीलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग केस में देखते हैं, मतलब अलग अलग परिदृश्यों में। जैसे कि? तो पहला है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस। हाँ, ये वो ज्यादा से ज्यादा टाइम या स्टेप्स हैं जो एल्गोरिथम ले सकता है। पेन वाले उदाहरण में मान लीजिए 100 दोस्त हैं। ठीक। और पेन उस आखिरी दोस्त के पास है जिससे आप पूछते हैं, तो आपको सभी 100 से पूछना पड़ा। ओह। ये वर्स्ट केस है। इसे ही हम अक्सर बिग ओ नोटेशन से दिखाते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस की ऊपरी सीमा बताता है। ठीक है। बिग ओ मतलब वर्स्ट केस। हाँ, ज्यादातर। फिर आता है बेस्ट केस। सबसे अच्छा। बिल्कुल, ये कम से कम समय है। मान लीजिए पेन पहले ही दोस्त के पास मिल गया। अरे वाह। बस एक सवाल पूछा, काम हो गया। इसे बिग ओमेगा ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा, ठीक है। और फिर है एवरेज केस। औसत। हाँ, औसत समय। सभी संभावित इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए पेन शायद किसी बीच के दोस्त के पास मिले। इसको समझना और कैलकुलेट करना अक्सर सबसे मुश्किल होता है, लेकिन ये असल दुनिया की परफॉर्मेंस का शायद सबसे अच्छा अंदाजा देता है। अच्छा। इसे बिग थीटा से भी दिखाते हैं, खासकर जब एवरेज और वर्स्ट केस की ग्रोथ रेट एक जैसी हो। थीटा, ठीक है। ओ, ओमेगा, थीटा
और एक और शब्द था सोर्सेज में, अमोर्टाइज्ड रनिंग टाइम। ये एवरेज जैसा ही लगता है, पर इसमें क्या खास है? हाँ, अमोर्टाइज्ड टाइम थोड़ा सा अलग है। ये तब काम आता है जब कोई ऑपरेशन ज्यादातर तो बहुत तेज होता है, अच्छा। लेकिन कभी कभार अचानक बहुत धीमा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस धीमे ऑपरेशन की जो लागत है उसे कई सारे तेज ऑपरेशनों में एक तरह से फैला देते हैं या बांट देते हैं। फैला देते हैं। उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है डायनामिक एरे, जैसे C++ में वेक्टर होता है या जावा में एरे लिस्ट। हाँ। जब आप उसमें एलिमेंट डालते हैं तो ज्यादातर ये बहुत तेज होता है, कांस्टेंट टाइम O((1)। ठीक। लेकिन जब एरे पूरा भर जाता है तो उसे एक डबल साइज का नया एरे बनाना पड़ता है। ओह हाँ, रीसाइजिंग। हाँ, और पुराने सारे एलिमेंट्स को नए में कॉपी करना पड़ता है। ये एक महंगा ऑपरेशन है, O((n) टाइम लगता है इसमें। काफी महंगा। लेकिन क्योंकि ये महंगा ऑपरेशन कभी कभार ही होता है, तो जब हम कई सारे एडिशंस पर औसत निकालते हैं तो हर एडिशन की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट O((1) ही आती है। अच्छा, तो औसत में वो सस्ता ही पड़ता है। हाँ, ये वर्स्ट केस का विश्लेषण नहीं है, ये ऑपरेशनों के एक पूरे सीक्वेंस का विश्लेषण है। ये दिलचस्प है। मतलब एक महंगे ऑपरेशन की कीमत को समय के साथ बांट दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग केस समझने के बाद अब सवाल ये है कि इन्हें दिखाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है। यहीं पर वो बिग O नोटेशन आता है ना, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ बिल्कुल, बिग O नोटेशन यानी बिग O नोटेशन कॉम्प्लेक्सिटी को बताने का सबसे आम तरीका है, खासकर वर्स्ट केस या उसके आसपास की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। यह हमें बताता है कि इनपुट साइज, जिसे हम n कहते हैं, उसके बढ़ने पर एल्गोरिथम का रन टाइम या स्पेस यूसेज कैसे स्केल करता है, मतलब कैसे बढ़ता है। स्केल करता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट टाइम नहीं बताता कि कितने सेकंड लगे, ये ग्रोथ रेट बताता है। समझ गए। चलिए अपने 100 दोस्तों वाले पेन के उदाहरण से ही कुछ आम बिग O वैल्यूज को समझते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले O((1) कांस्टेंट टाइम। इसका मतलब हुआ कि आपको ठीक ठीक याद है कि पेन दोस्त X के पास है, आप सीधे उसी के पास गई। बस एक स्टेप। हाँ, दोस्तों की संख्या 10 हो या 10 लाख, आपको सिर्फ एक ही कदम उठाना है। ये तो सबसे बढ़िया है। हाँ, ये आइडियल है। जैसे हैश टेबल में एवरेज केस लुकअप। अच्छा। फिर आता है O((log(n), लॉगरिथमिक टाइम। ये थोड़ा समझने वाला है। हाँ, ये थोड़ा कुशल है। मान लीजिए आपके दोस्तों के नाम एक डायरी में अल्फाबेटिकली लिखे हैं। ठीक है। आप बीच का पन्ना खोलती हैं, मान लीजिए 50वां नाम, देखती हैं कि आपके दोस्त का नाम उससे पहले है या बाद में। बाइनरी सर्च जैसा। हाँ, फिर आप बचे हुए आधे हिस्से के बीच का पन्ना खोलती हैं। हर कदम पर आप खोज का दायरा आधा करती जा रही हैं। आधा करते जा रहे हैं। 100 दोस्तों के लिए शायद 7 ही कदम लगें, 1000 के लिए 10 लाख दोस्तों के लिए सिर्फ 20 कदम। सोचिए, 10 लाख में सिर्फ 20। अविश्वसनीय रूप से कुशल है ये तो, खासकर बड़े डेटा सेट्स के लिए। बिल्कुल, बाइनरी सर्च इसी पर चलता है। फिर है O((n) लीनियर टाइम। ये बहुत कॉमन है। इसमें आप हर दोस्त से एक एक करके पूछती हैं, क्या पेन तुम्हारे पास है? एक लाइन से सबसे पूछना। हाँ, वर्स्ट केस में आपको सभी 100 दोस्तों से पूछना पड़ेगा। अगर 1000 दोस्त होते तो 1000 सवाल। समय दोस्तों की संख्या के साथ सीधा बढ़ता है। हाँ, जैसे किसी अनसॉर्टेड लिस्ट में कुछ ढूंढना। और आखिर में वो जिससे बचना चाहिए, O((n)² क्वाड्रेटिक टाइम। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। कल्पना कीजिए आप पहले दोस्त के पास जाती हैं, पूछती हैं पेन है, वो कहता है नहीं। ठीक। फिर आप उसी दोस्त से कहती हैं, अच्छा तुम बाकी 99 दोस्तों से पूछकर बताओ किसके पास है। अरे बाप रे। फिर आप दूसरे दोस्त के पास जाती है और वही। ये तो बहुत ही अकुशल तरीका है। हाँ, मतलब हर दोस्त के लिए बाकी सबसे पूछना। कंप्यूटर साइंस में ये अक्सर तब होता है जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलता है ना, और दोनों इनपुट साइज पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, जैसे हर दोस्त की तुलना हर दूसरे दोस्त से करना। 100 दोस्तों के लिए ये करीब 10,000 ऑपरेशन हो सकते हैं। 10,000? ये O((n)² वाला उदाहरण दिखाता है कि सही एल्गोरिदम चुनना कितना जरूरी है। जैसे जैसे n यानी दोस्तों की संख्या बढ़ती है, O((n)² का समय तो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, जबकि O((log(n) या O((n) वाले फिर भी ठीक रहते हैं। हाँ, 10 आइटम पर शायद फर्क ना पता चले, पर 10 लाख आइटम पर O((n)² वाला तरीका तो शायद कभी खत्म ही ना हो। शायद कभी नहीं। लेकिन क्या ये बिग O नोटेशन कभी कभी थोड़ा भ्रामक नहीं हो सकता? मान लीजिए एक एल्गोरिदम O((n) है और दूसरा O((1), क्या हमेशा O((1) वाला ही बेहतर होगा? मैंने सुना है कि कांस्टेंट फैक्टर्स भी तो होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और स्रोत भी इस बारीकी पर ध्यान दिलाते हैं। देखिए, बिग O नोटेशन असल में एसिम्प्टोटिक व्यवहार पर फोकस करता है। एसिम्प्टोटिक मतलब जब n बहुत बड़ा हो जाए तब परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी।
ये कांस्टेंट फैक्टर्स और जो छोटे टर्म्स होते हैं ना, उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ओवन एल्गोरिदम जिसका कांस्टेंट फैक्टर बहुत छोटा हो, मान लीजिए 2n+5 ऑपरेशन लेता है, ठीक। वो छोटे इनपुट साइज के लिए एक ओवन एल्गोरिदम जिसका कांस्टेंट फैक्टर बहुत बड़ा हो, मान लीजिए 1000 ऑपरेशन, 1000, हाँ उससे तेज हो। हाँ। अगर आपके सिर्फ 5 दोस्त हैं तो 2 × 5 + 5 यानी 15 ऑपरेशन हुए। हाँ, 15 तो 1000 से बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, मान लीजिए 1000 दोस्त हुए, तो ON वाला लेगा 2 × 1000 + 5 यानी 2005 ऑपरेशन। और O वाला अभी भी 1000 ही लेगा। हाँ, तो अब ON वाला बेहतर हो गया। बिग O हमें लॉन्ग टर्म स्केलिंग बताता है, जो बड़े डेटा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए कभी-कभी कोड को चलाकर देखना यानी प्रोफाइलिंग करना भी जरूरी होता है। यह स्पष्ट हुआ। तो बिग O तुलना के लिए एक शक्तिशाली टूल है, खासकर बड़े इनपुट के लिए, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। अच्छा, अब आपने स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की बात की। क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? मतलब क्या एक को सुधारने से दूसरा बिगड़ सकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रेड ऑफ है। इसे स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ कहते हैं। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ। कई बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करके समय बचा सकते हैं, अच्छा, या फिर कम मेमोरी इस्तेमाल करके ज्यादा समय लगा सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? जरूर। मान लीजिए आपको बार बार चेक करना है कि कोई एक नंबर एक बहुत बड़ी लिस्ट में मौजूद है या नहीं। ठीक है, लिस्ट में नंबर खोजना है। हाँ, तो पहला तरीका, आप लिस्ट को वैसे का वैसा ही रखते हैं, कम स्पेस लगा। ठीक। हर बार जब चेक करना होता है, आप पूरी लिस्ट को शुरू से अंत तक स्कैन करते हैं। इसमें टाइम लगेगा O(n). लीनियर टाइम। हाँ। अब दूसरा तरीका, आप शुरुआत में थोड़ी मेहनत करते हैं। कैसी मेहनत? मान लीजिए आप उस लिस्ट को एक हैश टेबल में डाल देते हैं। इसमें शुरुआत में O(n) टाइम और O(n) स्पेस लगेगा। स्पेस ज्यादा लग गया। हाँ, स्पेस ज्यादा लगा। लेकिन अब फायदा क्या हुआ? अब आप हर चेक औसतन O(1) टाइम में कर सकते हैं। अरे वाह, कांस्टेंट टाइम। हाँ, तो आपने स्पेस का इस्तेमाल करके टाइम बचा लिया। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आपकी समस्या क्या है, आपके पास संसाधन कितने हैं, मेमोरी कितनी है, CPU कितना तेज है और आपकी जरूरतें क्या हैं। कितनी तेजी चाहिए? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हमेशा एक ही जवाब नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने देखा कि एल्गोरिथम्स की कुशलता मापने के ये तरीके हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग केस। बिग O हमें स्केलिंग बताता है और ये स्पेस टाइम का ट्रेड ऑफ भी होता है। इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब एक डेवलपर के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? देखिए, निचोड़ ये है कि सिर्फ कोड का चलना ही काफी नहीं है। हाँ, उसका कुशलता से चलना भी जरूरी है, खासकर जब डेटा बड़ा हो या संसाधन जैसे मेमोरी या CPU सीमित हो। सही। एक अकुशल एल्गोरिदम जैसे वो O(n)² वाला छोटे इनपुट पर शायद ठीक काम कर दे। हाँ, 10 दोस्तों पर चल जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन में जब डेटा बढ़ता है तो वही एल्गोरिदम सिस्टम को ठप कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण हमें अलग-अलग समाधानों के बीच सोच समझकर फैसला लेने में मदद करता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारा कोड लोड बढ़ने पर कैसा बर्ताव करेगा। फिर आपने पहले कहा था, और स्रोत भी मानते हैं, कि असल दुनिया की परफॉर्मेंस सिर्फ बिग O पर निर्भर नहीं करती, हार्डवेयर, OS वगैरह। हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है। हार्डवेयर कैसा है, CPU की स्पीड, कैश का साइज, कंपाइलर ने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज किया, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब चीजें परफॉर्मेंस पर असर डालती हैं। लेकिन एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, उसका वो बिग O, वो उसका मूलभूत गुण है। वो बताता है कि वो इनपुट साइज के साथ कैसे स्केल करेगा, और अक्सर परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा फर्क यही पैदा करता है। अच्छा। इसलिए ये जो सैद्धांतिक विश्लेषण है बिग O वाला, ये एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। समझ गई। तो ये थी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमारी पड़ताल, ये समझने का एक तरीका कि हमारे एल्गोरिदम्स कितने कुशल हैं और वे बढ़ते डेटा के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हाँ। जब हम कोड लिखते हैं, खासकर जल्दी में होते हैं या प्रोजेक्ट का प्रेशर होता है, तो क्या हम अक्सर सबसे पहले जो दिमाग में आता है, हाँ, या जो सबसे आसानी से लिखा जाता है, वो समाधान चुन लेते हैं बिना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज्यादा सोचें? हाँ, शायद ऐसा होता है। तो सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा सबसे तेज यानी सबसे कम बिग O वाले एल्गोरिदम के लिए ही कोशिश करनी चाहिए, या कभी-कभी थोड़ा धीमा लेकिन समझने में आसान, डीबग करने में सरल और मेंटेन करने में सुविधाजनक कोड बेहतर होता है? ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ, ये संतुलन साधना परफॉर्मेंस,
कोड की पठनीयता, रीडेबिलिटी और डेवलपमेंट की स्पीड के बीच, शायद यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असली कलाओं में से एक है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स और टीमों में ये संतुलन कैसे साधा जाता है, कहाँ पर ट्रेड ऑफ किया जाता है।